Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में मैंने 362वीं रैंक हासिल की है। यह मेरा इस एग्ज़ाम में दूसरा प्रयास था। मैंने मई 2023 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। इस वीडियो के माध्यम से, डीकेटी के माध्यम से, मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। मैं बात करना चाहूँगा मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर आज के एक टैग भरे युग में, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने मेजॉरिटी ऑफ माय प्रिपरेशन मेरे होम टाउन नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में की है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मेरे ज़िले में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आता है। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शहर की मैं बात कर रहा हूँ वो कितना बड़ा है। तो जब मैं अपना कॉलेज करके घर गया, तो चूँकि कॉलेज में तो कुछ यूपीएससी वाले दोस्त थे, मिलना बताना होता था कि मेरा ये हो गया है, उसका वो हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक पीयर ग्रुप था। मगर जब मैं घर गया तो 1, 1.5, 2 महीने तो अच्छे से पढ़ाई हो गई बिना पीयर ग्रुप के भी, मगर करीब 2 से ढाई महीने बाद एक अजीब सी लोनलीनेस आने लगी मेरे शहर में। मुझे कोई भी यूपीएससी की तैयारी सीरियस प्रिपरेशन करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। नाम के लिए तैयारी करने वाले बहुत मिले, मगर उनसे मैंने थोड़ी दूरी बना के रखी। तो जब कोई भी मेरे को पीयर या दोस्त नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ऐसे ख्याल आने लगे मन में कि इस मैराथन में हम अकेले दौड़े जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं है कि हम सही हैं, हम गलत हैं, तेज या कम है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा दिशा सही है या गलत है। हम मेंटरशिप ज़रूर लेते थे, मगर ऑनलाइन मेंटरशिप की अपनी एक लिमिटेशंस है, वो ऑफलाइन मेंटरशिप को रेप्लिकेट तो नहीं ही कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि जनरली अगर हम प्रीलिम्स देते हैं, अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो अप टिल मेंस जो सितंबर या अगस्त में होता है, हम बहुत एनर्जी के साथ प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम में एंगेज्ड होते हैं। बाय मिस्टेक अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो करीब 2 से 3 महीने तो हम बहुत एनर्जी, जॉयफुलनेस के साथ पढ़ लेते हैं। मगर ये जो सितंबर से जनवरी या दिसंबर तक के महीने होते हैं, जिसको विंटर फॉल बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसे महीने भी होते हैं जो हमारे प्रिपरेशन फॉल होते हैं। इसमें होता क्या है कि एग्ज़ाम की अर्जेंसी हमको होती नहीं है, क्योंकि करीब 9 महीने दूर एग्ज़ाम होता है और कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट नहीं रह जाता है हमारा एग्ज़ाम के साथ। तो सिंसेरिटी के साथ हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। और ख़ासकर जब हम दिल्ली या कोई भी कोचिंग हब के आसपास नहीं रहते, तो हमको ऐसा लगता है कि जो गिल्ट फैक्टर आता है कि अगर हम नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो गिल्ट फैक्टर शायद नहीं आता और हम गलत रास्ता, जो रास्ता है कि हमको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वो उसमें हम नहीं जा पाते हैं। तो इसका सल्यूशन मैंने एक देखा। इसका सल्यूशन एक ये है कि आप रेगुलर तौर पर मेंटरशिप लेते रहें। आप कोई भी अपने सीनियर, कोई बड़े भैया या कोई सिलेक्टेड ऑफिसर, आखिरी में मैं अपना आपको इंस्टाग्राम या कनेक्शंस हैंडल दे दूंगा, आप मेरे द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली उनके संपर्क में रहें, उनसे गाइडेंस लेते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो मेंटर्स हैं, अपने साथ एक वो पॉजिटिव वाइब्स और साथ साथ वो एक तजुर्बा रखते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली मेंटरशिप या गाइडेंस लेती रहना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम है। बिल्कुल हमें इस एग्ज़ाम को सिंसियरली लेना है, हमको बिल्कुल सीरियस नहीं हो जाना है कि हम 24 घंटे बस किताबों में लगे हैं। इससे तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई एग्ज़ाम क्लियर होगा। हमको हमारी हॉबीज़ भी परस्यू करना है,
हमको हमारे एग्ज़ाम के प्रति गंभीर रहना है। हमारे दिमाग में वो बात रहनी चाहिए कि हम भारत के एक सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे एफर्ट्स भी उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि हमको हमारे अंदर का जो सेल्फ है उसको नहीं ख़त्म कर देना है। जो हमारी हॉबीज़ है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, उसको हमको ख़त्म नहीं कर देना है, उस पर हमको प्रॉपर काम करना है। एक और कंपोनेंट जो जनरली सुनने में आता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जनरली आइसोलेशन की तरफ भागते हैं, सोशल एंगेजमेंट से दूर जाते हैं। इस पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि अगर हम सोशल एंगेजमेंट कर रहे हैं और हमको कोई फोमो या कोई एंजाइटी आ रही है तो हमको उनसे दूर रहना चाहिए, मगर इसके साथ साथ हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमको कहीं ना कहीं हमारे दोस्ती में, हमारे पीयर सर्कल में रहने की ज़रूरत पड़ेगी, एंगेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका एक सल्यूशन है कि हम एंगेज करें अपनी प्रोफाइल वाले लोगों के साथ। मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगा। कॉलेज के बाद मेरा भी प्लेसमेंट हुआ, किंतु मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे और भी दोस्त थे जो अलग अलग कंपनियों में ज्वाइन करें, तो जब उनके मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी या व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता था तो उनका अब बेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स देयर लाइफ हैड कम्प्लीटली चेंज्ड। मगर मैं तो अभी प्रिपरेशन में था, मैं उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाता था और कहीं ना कहीं मुझे फोमो होता था। वहीं दूसरी ओर मेरे वो दोस्त जो अभी भी प्रिपरेशन में थे, भले ही किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में थे, हम लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते थे। मेरा एक दोस्त है नीतेश, जो अभी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एज असिस्टेंट मैनेजर वर्क करता है। हम दोनों ही प्रिपेयर कर रहे थे। वो भोपाल में प्रिपेयर कर रहा था, मैं नरसिंहपुर में। तो शाम को हम लोग की जब बात होती थी तो हम लोग की डिस्कशन का पॉइंट यही रहता था कि अच्छा आज तो ये टॉपिक हो गया, आज वो सिलेबस कंप्लीट हो गया। यही चीज़ अगर मैं अपने कोई वर्किंग दोस्त से बात करता था तो उनका बेंट ऑफ लाइफ थोड़ा अलग होता था, तो प्रोफाइल मैच नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब सोशल एंगेजमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप प्रोफाइल मैच करें। दूसरी बात, आप प्लीज़ उन लोगों के साथ एंगेज करें जिनके साथ आपको मिलकर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा और ना ही एडवाइस दूंगा कि आप कभी भी ऐसे लोगों से ज़्यादा संपर्क करें जिनको मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, कुछ नेगेटिविटी दे गया। हम बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बदल सकते, हम प्रयास ज़रूर करेंगे, किंतु अगर कोई हमसे कहे कि हाथी उड़ता है, हम एक बार ज़रूर उसको समझाएंगे कि हाथी नहीं उड़ता है। मगर फिर भी वो हमारे पीछा पड़े रहे तो ठीक है भाई, उड़ता होगा, हमने नहीं देखा और आगे बढ़ जाना चाहिए हमको। वही एक सच्चा रास्ता है, मैं मानता हूँ। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पीयर ग्रुप। हमको बहुत कोशिश करना है कि हम अपना एक पीयर ग्रुप ज़रूर बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं पीयर ग्रुप को आप इस तरीके से ना लें कि जिसके साथ आप अपना सिलेबस या कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। पीयर ग्रुप को आप इस तरीके से लें कि वो आपका एक कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी का साधन है। उसमें क्या होगा कि जब आपके लोज आएंगे वेरिन आपको बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी आपके कुछ दोस्त होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। इसी तरीके जब उनके लोज आएंगे तो आप उनको मोटिवेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो इस तरीके से आप उसमें कार्य करें। एक और नया कंसेप्ट जो आजकल बहुत चर्चा में आता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि मैं तो दिल्ली में नहीं रह रहा था, शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ तो दिल्ली में ऐसी रेसिपी है कि उसको आप खा लेंगे, आप पी लेंगे तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा। और मुझे ये चीज़ कई बार ख्याल मन में भी आता था जब घर में मेरी पढ़ाई नहीं होती थी कि मैं घर पे रह रहा हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। बिल्कुल मैं बस दिल्ली की बॉर्डर एंटर करूँगा, वो ORN के चक्कर में आऊँगा और मेरी पढ़ाई होने लगेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे कुछ सीनियर्स का जो ऑलरेडी ORN में रह रहे थे। मैं उनसे 10 या 15 दिन में एक बार जब उनका टाइम वो अपॉइंटमेंट देते थे तो उनसे कॉल कर लेता था। उनसे मेरे जो भी डाउट्स होते थे बिल्कुल खुल के पूछ लेता था। वो भी मुझे अपना एक छोटा भाई समझकर बिल्कुल समझा देते थे। तो कहीं ना कहीं जो वहम मेरे दिमाग में होता था मैं उससे बच जाता था और कहीं ना कहीं अपने डाउट्स क्लियर कर लेता था। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि हम फोमो को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। फोमो जनरली हमको तब आता है जब हम उस प्रोफाइल के बीच में अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं जिस प्रोफाइल से हम बिलोंग नहीं करते हैं। अगर हम उसी प्रोफाइल में हैं जिसमें हम बिलोंग करते हैं तो हमें फोमो नहीं आएगा। अगर जैसा कि मैंने बताया कि मेरे साथ के कुछ लोग जॉब में चले गए थे, तो जब वो पोस्ट स्टेटस डालते थे तो मुझे फोमो होता था। मैंने उनको देखना बंद कर दिया, मेरा फोमो कम होता गया। तो जब हम अपनी प्रोफाइल के लोगों में रहेंगे तो शायद फोमो नहीं होगा। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि ये एक लंबा एग्ज़ाम है, एक मैराथन की तरह है, एक स्प्रिंट नहीं है।
तो मैं आप सभी से एज अ एल्डर ब्रदर ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने आप को यूपीएससी के अलावा भी किसी चीज़ में एंगेज करके रखिए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। गार्डनिंग का मेरे घर पे मैंने पॉन्ड बना के रखा है जिसमें मैं मछलियाँ पालता हूँ, मछलियाँ ब्रीड कराता हूँ। तो मेरे लिए ऐसा होता था कि रोज़ जब तक मैं शुरू के 2 या 3 घंटे में अपने गार्डन में जाके कुछ थोड़ी बागबानी ना कर लूँ, अपनी मछलियों के साथ थोड़ा समय स्पेंड ना कर लूँ, तो ऐसा लगता था कि अरे आज तो दिन कुछ तो मिसिंग है। मगर जब मैं ये करके आता था तो जो मेंटल पीस मुझे होता था वो शायद मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कुछ ऐसी चीज़ों में एंगेज रहें वेरिन आपको यूपीएससी एक बोरिंग टास्क ना लगने लगे, एक वज़न ना लगने लगे। यूपीएससी आपको एक ऐसा लगे कि आपने एक रास्ता है जिसमें आप विलफुली आए हैं, जो आपको प्रिपेयर कर रहा है कल की चुनौतियों के लिए भी, और कल जो आने वाला समय है उसमें आपकी पर्सनैलिटी को ढाल रहा है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि कुछ जो हॉबीज़ हैं आपकी, जैसे मुझे जनरली शाम को पैदल घूमने जाना भी अच्छा लगता था, तो करीब शाम के 5, 6, 7 बजे जब भी मुझे मौका मिलता था मैं जाता था। इसके साथ साथ कुछ भी हॉबीज़ हैं, किसी की हॉबीज़ हो सकती है फ्लूट प्ले करना, किसी की हॉबी हो सकती है डांस करना, कुछ स्पोर्ट्स खेलना, तो आप वो सब करें। मुझे टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता था, तो जिस दिन इच्छा होती थी मैं टेबल टेनिस खेलने जाता था। एक चीज़ जो होती है, हम सोचते हैं कि हम टेबल टेनिस खेलने या कुछ भी करने जाएंगे, हमारे 2 घंटे बर्बाद होते हैं, हम नहीं जाते हैं और ये सोच सोच के 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आखिरी में मैटर ये करेगा कि हमने हमारे टारगेट्स कितने कंप्लीट किए। टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद हमने कितना खेला, कितने सोए, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। तो प्राइमरी पर्पस अपना ये बनाए कि हमें हमारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, हमें खुशी, हमें चैन से रहना है। एक दुखी होके, एक बोझिल आदमी की तरह हमको नहीं जीना है, मानो दुनिया के सभी टेंशन हमारे कंधों पे रखे हों, इस तरीके से हमको नहीं जीना है। एक चार्मिंग, एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को ढालें, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगा आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में भी। वहाँ जब आप 5 लोगों, जहाँ आप जब पैनल के सामने बैठेंगे, यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठेंगे, तो वहाँ पर देखा जाएगा, वन ऑफ द क्राइटेरियाज होगा कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप कितने सुलझे हुए तरीक़ा से चुनौतियों का सामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द 1 ईयर लॉन्ग जर्नी आपको हर स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है और आपको भी उस तरीके से प्रिपेयर होना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जब मैंने 2023 का प्रीलिम्स दिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लगभग मैं पढ़ तो रहा था, अपना समय दे रहा था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत दुख के क्षण थे, बहुत दुख हो रहा था कि मेहनत किया फिर भी नहीं हुआ, किंतु वही था, अपने परिवार वालों के संपर्क में रहा, सीनियर्स के संपर्क में रहा, टीचर्स के संपर्क में रहा, तो कहीं ना कहीं मैंने तो अपने आप को संभाल लिया। मगर मैं आप सभी को एक एल्डर ब्रदर के तौर पर ये ज़रूर एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके ज़िंदगी में ऐसे कोई भी क्षण आते हैं, यूपीएससी से जुड़े हुए या ना जुड़े हुए, अपने आप को आप अकेला ना समझें, अपने आसपास के लोगों से कंसल्ट करें, हो सके तो किसी साइकोलॉजिस्ट जो ट्रेंड है इन सब चीज़ों को डील करने में, उनके साथ संपर्क करें, या तो ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो आपको निःशुल्क परामर्श देते हैं, उस तरीके के एनजीओ से आप संपर्क करें। और इसको आप एक बीमारी के तौर पर ना देखें, ये सिर्फ एक फेज़ है, हमारी ज़िंदगी का एक फेज़ है जिसको बीत तो जाना ही है। कितने जल्दी और देर में बीतेगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किस तरीके से उसको डील करते हैं। इस तरीके से आप करें। एक और मुद्दे पे जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं एक मिथ भी है कि जब तक हम ORN में कदम नहीं रखेंगे हमारा यूपीएससी हो ही नहीं सकता है। मैं तो कहूँगा कि मैंने इस मिथ को तोड़ा ही है। मैंने लगभग अपनी सारी तैयारी नरसिंहपुर में रह के ही करी है, और नरसिंहपुर तो वो जगह है जहाँ द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आता है। किसी दिन एडिटोरियल अगर प्रिंट फॉर्मेट में पढ़ना होता था तो अपने फ़ोटोकॉपी वाले भैया को रिक्वेस्ट करता था कि आप A3 साइज़ के पेपर में निकाल दीजिए ताकि मैं पढ़ लूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ORN एक इकोसिस्टम है जहाँ पे कुछ कोचिंग्स और पीयर्स अवेलेबल हैं, पर अब मैं आपको इसका बहुत प्यारा अल्टरनेटिव बताऊँगा। कोचिंग इकोसिस्टम तो आज के ज़माने में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लगभग सारी कोचिंग्स, मटेरियल्स, रिसोर्सेज ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। साथ ही साथ जहाँ तक बात रही पीयर की, आज के ज़माने में ऐसे बहुत से संसाधन हैं, जैसे टेलीग्राम्स की कम्युनिटी, हमारे आसपास के व्हाट्सएप ग्रुप्स, कोचिंग्स के ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज़ के ग्रुप्स, इस तरीके से आपको पीयर्स मिल सकते हैं। तो आज के ज़माने में अगर हम कहें कि आपको ORN ही आना है फिर ही आप यूपीएससी का पेपर क्लियर कर पाएंगे, तो ये शायद गलत हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं कुछ ORN में, मैं उनको भी आपको बताना चाहूँगा।
मैं अपने प्रीलिम्स के बाद दिल्ली आया था, 1.5 साल बाद अपने घर से निकला था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि बड़े शहर में जा रहा हूँ। अब एक्साइटमेंट कितना गलत मेरे ऊपर इम्पेक्ट किया मैं आपको बताता हूँ। तो मैं कुछ स्ट्रीट फूड खा लिया करता था। आप सभी को याद होगा 20 तारीख से मेंस के पेपर तैयार थे, 5 अगस्त को मैं बीमार हो गया। क्यों बीमार हुआ था? बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाता था। 5 तारीख को मैंने इधर के डॉक्टर को ही दिखाया, ठीक है 2-3 दिन तो लगते हैं, हो सकता है डायग्नोज हो। 8 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, फिर दिखाया 11 तारीख तक कुछ नहीं हुआ। मन टूट चुका था, शरीर बिल्कुल खड़े होने में भी संभव नहीं था। घर वालों ने एक ही बात बोला, घर आ जाओ, इधर दिखा देंगे। लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट किया। करीब 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, ड्रिप्स पे रहा, दवाइयाँ ली, मेडिकेशंस पे रहा। थोड़ी बहुत हालत ठीक हुई। टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग हो गया था मुझे। तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमताएं तो कमज़ोर हुई थी, उससे ज़्यादा कमज़ोर हुई थी मेरी मानसिक क्षमताएं। तो एक ये भी दिक्कत है, जो ORN या इस तरीके के जो कोचिंग इकोसिस्टम वाले हब्स होते हैं, हो सकता है खाना बहुत अच्छा ना मिल पाए, हो सकता है जो मी टाइम या जो फैमिली टाइम आप अपने घर पर बिता सकते हैं वो आपको ना मिल पाए। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको अच्छे पीयर्स मिल जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि ORN में तो कुछ पीयर्स का मार्केट है, आप जाएंगे और 4 पीयर आपको अच्छे मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है अच्छे पीयर बनाना। तो यही है कि इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं आपको एक इंसिडेंट दूंगा। जब मैं ठीक होके 21 अगस्त को लौट के आया था दिल्ली फिर से, कि सेंटर मेरा दिल्ली था, पेपर देना था मुझे, निराश हो चुका था। 15 दिन मैंने बर्बाद कर दिया, और वो 15 दिन जब बच्चे सबसे ज़्यादा रिवीजन करते हैं। मैं हतोत्साहित था और मैंने छोड़ दिया था कि अब तो अगले साल ही अटेम्प्ट देंगे। तो इसमें एक दिन मैं मेस में बैठा था और मेरे एक सीनियर है, मैंने उनसे बोला कि बॉस इस बार तो नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। उनने एक ही बात बोली, अगली बार भरोसा नहीं है कि तू मेंस लिखेगा, इस बार मौका है, देख ले। बात तो थोड़ी कड़वी लगी मगर बात सच भी थी। मैंने सोचा जितना हो सकता है इस बार प्रयास करूँगा। उस दिन से कंटिन्यू जो मेरा कंटेंट प्रिपेयर हो गया था, रिवीजन किया, बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे और भगवान की कृपा रही, फॉर्चुनेटली मेंस क्वालिफाइड हो गया। इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने मेजॉरिटी अपने नरसिंहपुर से ही किया है। 2 बार मैं दिल्ली आया, एक बार मॉक्स इंटरव्यू देने, एक बार एक्चुअल इंटरव्यू देने। तो ये जो मिथ है कि आपको UPSC के लिए ORN ही आना है, मैंने तो इसको तोड़ दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सिर्फ ये मिथ नहीं तोड़ी है, मैंने कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को एक आशा दी है जो फिनेंशियल या किसी भी अदर रीजंस के कारण दिल्ली नहीं आ सकते। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि फिनेंशियल या सोशल कोई भी रीजंस आपके आड़े नहीं आ सकते। आपको सिर्फ ज़रूरत है ORN की नहीं, एक दृढ़ निश्चय की कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और आप करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी क्या आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी थी मेंटल हेल्थ को लेके। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही डिटेल्ड और सरल भाषा में आपको समझाया कि इस एग्ज़ाम को सिर्फ एग्ज़ाम के तौर पर नहीं लेना है। यह एक लड़ाई है, एक चुनौती है हमारे खुद के साथ, कि कैसे हमको इस एग्ज़ाम को सिर्फ डील नहीं करना है, हमको इस फेज़ को, इस प्रिपरेशन जर्नी को किस तरीके से सस्टेन करना है, एंजॉय करना है और कल के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसी के साथ मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक DKT की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सभी को मेंटल हेल्थ जैसे विशेष इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आप सभी से जुड़ सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। धन्यवाद।